चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन शक्ति की। 1998 का ऐतिहासिक पोखरण परमाणु परीक्षण। ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्ट नहीं था। सच कहा जाए तो ये दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों के साथ खेला गया एक ऐसा माइंड गेम था जिस पर यकीन करना आज भी मुश्किल लगता है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम इस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे, तो पूरा ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखना जरूरी है। सोचिए जरा, इस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है अमेरिका की CIA, उनके पास धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तैरते हुए कीहोल और लैक्रोस जैसे $4 बिलियन सैटेलाइट्स थे। ये इतने एडवांस थे कि स्पेस से जमीन पर रखा अखबार भी पढ़ सकते थे। और दूसरी तरफ थार रेगिस्तान की 50 डिग्री वाली झुलसा देने वाली गर्मी, और वहां इंडियन आर्मी की वर्दी पहने कुछ लोग। अमेरिका को लगता था कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि नीचे रेत के टीलों के बीच उनका ये घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष की उन नजरों की, यानी CIA के सैटेलाइट्स की, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को इतना मुश्किल बना दिया था। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 1947 में आजादी के वक्त ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा समझ गए थे कि भारत को अपनी न्यूक्लियर पावर विकसित करनी ही होगी। फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और खतरे की घंटी बज गई। 1974 में इंदिरा गांधी के वक्त स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला शांतिपूर्ण परीक्षण किया गया, जिसने पश्चिमी देशों को हिला दिया और हम पर कई प्रतिबंध लग गए। लेकिन 90 के दशक तक आते आते गेम और टाइट हो गया। दुनिया CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लेकर आई। इसका सीधा सा मतलब था भारत को हमेशा के लिए परमाणु परीक्षणों से रोकना। ये हमारे लिए बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति थी। आगे बढ़ते हैं और 1995 की उस चूक और उससे मिले सबक पर एक नजर डालते हैं। दरअसल 1995 में भी ये कोशिश हुई थी, लेकिन वहां एक ऐसी गलती हुई जिसने सब बदल दिया। इंजीनियरों ने जो केबल्स बिछाए थे उन्हें रेत से ठीक से ढका नहीं गया, और प्रकृति में सीधी रेखाएं नहीं होती हैं ना। बस अमेरिकन सैटेलाइट्स ने उन केबल्स की सीधी रेखाओं को तुरंत पकड़ लिया। उस वक्त के अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विजनर ने तस्वीरें दिखाकर सीधी धमकी दी कि अगर टेस्ट हुआ तो अमेरिका ऐसे प्रतिबंध लगाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। टेस्ट रोकना पड़ा, पर इस सेटबैक ने हमारे वैज्ञानिकों को एक मास्टर क्लास दे दी कि अमेरिकी सैटेलाइट्स काम कैसे करते हैं और उनसे बचना कैसे है। तो अब आता है सबसे थ्रिलिंग हिस्सा, CIA को चकमा देना। 1998 में नई सरकार आते ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तैयारी के लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त दिया। सिर्फ 1 महीना, और सबसे बड़ा चैलेंज था अमेरिका के ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट्स को चकमा देना, जो बादलों के आर पार और जमीन के नीचे तक झांक सकते थे। तो इसका सोल्यूशन क्या था? ब्लाइंड स्पॉट्स। बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की मदद से इन सैटेलाइट्स के रूट्स को कैलकुलेट किया गया। उन्होंने वो एग्जैक्ट टाइम गैप ढूंढ निकाला, देर रात और सुबह के बीच का वो वक्त जब सैटेलाइट्स की नजरें पोखरण पर नहीं होती थीं, और यही वो विंडो थी जिसने इस मिशन को जिंदा रखा। अब यहाँ जो डिटेल सामने आती है वो सच में कमाल की है। भारत के टॉप वैज्ञानिक अगर वहां जाते तो CIA को तुरंत शक हो जाता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पहचान ही बदल ली। पोखरण का काम 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट को दिया गया था। सबने आर्मी की वर्दी पहन ली। डॉक्टर कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज, डॉक्टर चिदम्बरम बने मेजर जनरल नटराज, डॉक्टर काकोडकर बने मेजर जनरल मत्स्य। उन्हें बाकायदा मिलिट्री वॉक और चाल ढाल की ट्रेनिंग दी गई ताकि अंतरिक्ष से देखने पर वो बिल्कुल पक्के फौजी ही लगें। चलिए, अब उस रेगिस्तान में चलाए गए इस महाअभियान को देखते हैं, जहां रात के अंधेरे में असली काम शुरू होता था। जरा सोचिए, 50 डिग्री का तापमान, दिन में तो कुछ भी करना नामुमकिन था, तो काम रात को होता। व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण नाम के गहरे कुएं खोदे गए, लेकिन असली जादू तो सुबह होने से पहले होता था। रात भर जो रेत निकाली जाती उसे बिल्कुल प्राकृतिक पहाड़ों की तरह शेप किया जाता। जवान अपने पीछे कंटीली झाड़ियां बांधकर चलते ताकि टायरों के निशान पूरी तरह मिट जाएं। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, जिन बुलडोजरों से खुदाई होती थी उन्हें सुबह होने से पहले एग्जैक्टली उसी जगह और उसी एंगल पर पार्क किया जाता जहां वो कल खड़े थे, ताकि CIA के कंप्यूटर्स को लगे कि मशीनें तो अपनी जगह से हिली ही नहीं है। 1995 की उस गलती को याद कीजिए। उससे सीखते हुए इस बार स्ट्रेट लाइंस को बिल्कुल छोड़ दिया गया, क्योंकि प्रकृति में सीधी रेखाएं नहीं होती। इसलिए इस बार हवा के रुख और प्राकृतिक टीलों के हिसाब से जिगजैग यानी आड़ी तिरछी खाइयां खोदी गईं। और जो मोटे कंट्रोल केबल्स थे उन्हें रेत के नीचे इतनी गहराई में दबा दिया गया कि उनका कोई नामो निशान न बचे। अब सबसे बड़ा सवाल, न्यूक्लियर बम के कोर पोखरण पहुंचे कैसे? ये हिस्सा किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। इन प्लूटोनियम और यूरेनियम कोर को किसी हाई सिक्योरिटी कॉन्वॉय या सायरन बजाती गाड़ियों में नहीं ले जाया गया। इन्हें रखा गया साधारण लकड़ी के बक्सों और सेब की पेटियों में। वायुसेना के AN-W3 एयरक्राफ्ट से रात में मुंबई से जैसलमेर लाया गया और वहां से बिल्कुल मामूली आर्मी ट्रकों में पोखरण, एकदम साधारण तरीके से, ताकि किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। असली डिसेप्शन यही था। और फिर आया वो दिन, 11 मई, वो ऐतिहासिक दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। बमों को गहराई में प्लांट कर दिया गया था।
कंक्रीट और भारी प्लग से कुओं को सील कर दिया गया था। सब कुछ रेडी था। पर तभी प्रकृति ने अपना खेल दिखा दिया। सुबह बटन दबने ही वाला था कि अचानक हवा की दिशा बदल गई। तेज हवाएं चलने लगी और हवा का रुख सीधा पास के खेतोलोई गांव की तरफ हो गया। अगर उस वक्त धमाका होता और थोड़ी सी भी रेडियो एक्टिव गैस लीक होती तो सोचिए क्या होता। हवा के साथ वो सीधा उन गांव वालों तक पहुंच जाती। टेस्ट को तुरंत रोक दिया गया। डॉक्टर कलाम किसी भी हाल में अपने लोगों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। पर वो इंतजार कितना भयानक रहा होगा। 50 डिग्री की हीट में बंकर के अंदर पसीने से लथपथ वैज्ञानिक, दिल्ली के पीएम ऑफिस में बढ़ती हुई बेचैनी और सबसे बड़ा डर, हर गुजरते मिनट के साथ CIA सैटेलाइट्स के वापस आने का खतरा बढ़ता जा रहा था। एक तरफ गांव वालों की जान थी और दूसरी तरफ पकड़े जाने का बहुत बड़ा रिस्क। आखिरकार दोपहर करीब 3 बजे मौसम ने करवट ली। हवा खेतोलई गांव से मुड़कर विपरीत दिशा में बहने लगी। डॉक्टर कलाम ने तुरंत दिल्ली संपर्क किया और कहा, विंड इज क्लियर, वी आर रेडी। और वहां से प्रधानमंत्री वाजपेयी की शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, गो अहेड। दोपहर 3:45 का वक्त तय हुआ। कंट्रोल रूम में काउंटडाउन शुरू हुआ और फाइनली बटन दबा दिया गया। बटन दबते ही कुछ सेकंड की खामोशी छाई और फिर जमीन ऐसे कांपी जैसे कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। जमीन एक पहाड़ की तरह ऊपर उठी और आसमान में रेत का विशाल बवंडर छा गया। जमीन के अंदर कई हजार डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हुआ जिसने चट्टानों तक को पिघला दिया। भारत ने थर्मोन्यूक्लियर, फिशन और सब किलोटन उपकरणों के 3 बिल्कुल सफल परीक्षण किए और फिर दिल्ली एक मैसेज गया, बुद्धा हैज स्माइल्ड अगेन। भारत अब दुनिया के सामने एक घोषित परमाणु शक्ति बन चुका था। इस कामयाबी के बाद दुनिया का रिएक्शन क्या था, चलिए देखते हैं। प्रतिबंध और एक नई शुरुआत। वॉशिंगटन DC में तो मानो भूचाल आ गया। तत्कालीन राष्ट्रपति क्लिंटन को आधी रात को जगाया गया। CIA के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट के पास जवाब ही नहीं था। अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स, इतने जासूस, पर उन्हें भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी मीडिया ने इसे द डेकेड की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया। अमेरिका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत ने रेत और झाड़ियों की मदद से उन्हें इतनी बुरी तरह चकमा दे दिया था। इसके बाद अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों ने गुस्से में आकर भारत पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इंटरनेशनल लोन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब रोक दिया गया। दुनिया को लगा कि इससे हमारी इकोनॉमी घुटने टेक देगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रवासी भारतीयों यानी NRI ने आगे आकर रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स में भारी निवेश किया और इकोनॉमी को पूरी तरह संभाल लिया। अंततः कुछ ही सालों बाद मजबूर होकर उन सभी देशों को अपने प्रतिबंध हटाने ही पड़े। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा, जब किसी देश का इरादा पक्का हो और सबसे मुश्किल हालात में देश के सबसे शानदार दिमाग एक साथ मिल जाएं, तो क्या कोई ताकत उन्हें रोक सकती है? ऑपरेशन शक्ति ने दुनिया को यही सिखाया कि अडिग इच्छा शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी हार मान लेती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस ऐतिहासिक घटना के सारे पहलुओं को एकदम क्लियर कर दिया होगा। ज्ञान की ऐसी ही रोमांचक यात्राओं के लिए जुड़े रहिए।